द टॉपिक इज़ अबाउट मनी मैटर्स। ओके, तो हम सब लोगों का अर्निंग है, हम सब लोग काम करते हैं पैसों के लिए, बट पैसों के साथ हमें क्या करना है, हमारे पैसों को किस वे के साथ मैनेज करना है, ये बहुत लोगों को शायद इसका नॉलेज नहीं है। एक सबसे बड़ी मतलब सरप्राइजिंग जो मैं समझता हूँ बेसिकली क्या होता है कि आपको फाइनेंस जो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपके अर्ली एज से प्रॉपर होना चाहिए। जितना जल्दी आप अपने प्लानिंग स्टार्ट करते हो लाइफ में, तो उतना जल्दी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाता है। अभी बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि वो 40 के एज में, 45 और 50 के एज में है, और दे आर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, ओके, बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग में सबसे बड़ी चैलेंजेस ये है कि अगर आपका फाइनेंस अगर पहले से बिगड़ा हुआ है, अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर किया नहीं है, तो फिर लेट प्लानिंग स्टार्ट करने के बाद में भी उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, वो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने देती नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास में बैकअप नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, तो आप क्या करोगे, जब भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, तो जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सबसे पहले कहाँ से पैसा यूटिलाइज करोगे, तो जो आपने स्टार्ट किया है। तो आप जितना जल्दी अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे, स्टेबिलिटी जितना जल्दी लाइफ में आएगा, आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो अभी हम सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे कि थिंक ऑफ मनी, मतलब बेसिकली मनी क्या है हमारे लाइफ में, क्या मतलब बेसिकली इसका क्या रोल है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग काम करते हैं, पैसा मनी अर्न करते हैं, सैलरी अर्न करते हैं, और उसके बाद में उसको स्पेंड करते हैं, ठीक है। और हमारे जो डेली रूटीन्स होते हैं, जिसमें डेली एक्सपेंसेस होते हैं, और छोटे छोटे जो इंजॉयमेंट होते हैं हमारे, हम उसके लिए पैसे को यूटिलाइजेशन करते हैं। बट बेसिकली यही है क्या, मतलब आप जो छोटी छोटी चीज़ों की, छोटी छोटी इंजॉयमेंट में हम पैसे को खर्च करते हैं, तो क्या बस यही लाइफस्टाइल है क्या, और यही सब कुछ है क्या? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो थिंक ऑफ मनी, आई थिंक पैसे की ज़रूरत हमको इसलिए है, हम पैसा इसलिए अर्न करते हैं कि हमारे लाइफ में जो हमारे ड्रीम्स हैं, हमारे लाइफ में जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो फुलफिल करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत है। वेरी सिंपल, ठीक है। सो आप समझिए कि अगर आज मेरे पास में मनी है, ठीक है, आज मेरे पास अच्छा खासा अगर मनी है, तो मेरे पास फ्रीडम है। सो मनी इज़ अ फ्रीडम, ओके। मनी इज़ अ टाइम, मनी टाइम भी है, क्योंकि आपके पास अगर फाइनेंस अवेलेबल है, अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम अगर अचीव कर चुके हो, तो फिर आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ मेरे अर्ली एज में, और मेरा एक गोल है मेरे लाइफ में कि 45 की एज में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना चाहिए, मेरे पास इतना कॉर्पस हो जाना चाहिए कि मेरा आगे का लाइफ स्मूथली रहे। अगर मैं काम करता हूँ, वर्क करता हूँ, तो वो वर्क मेरा इसलिए होना चाहिए कि दैट फॉर माई चॉइस, कि हाँ मुझे टाइम स्पेंड करना है, आई एम वर्किंग फॉर दैट, बट मेरे अर्निंग के लिए, मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। सो फ्रीडम वो होता है, आपके पास में इतना अमाउंट आ गया कि अभी आपको सैलरी नहीं भी आया, तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको इतना रिटर्न आ जाएगा कि आप सर्वाइव कर सकते हो इजीली। सो मनी इज़ फ्रीडम। टाइम, मनी इज टाइम, वो भी है, क्योंकि आपके पास में पैसा होने के बाद में आप अपनी शेड्यूल उस तरीके से कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत काम करना है, काम में एंगेज रहना है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आफ्टर 60 उनका फाइनेंशियल प्लानिंग हुआ ही नहीं है, ओके। सो आफ्टर 60 भी उनको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी ख़त्म नहीं हुई है और थक गए काम से, बट स्टिल उनको काम करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे घर में पैसा नहीं आएगा। तो पैसा, अगर आपको टाइम चाहिए, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग जल्दी करनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़, वेल्थ क्रिएशन इसलिए भी होता है कि इट्स गिव यू चॉइस। चॉइस मीन्स व्हाट, बेसिकली कि इफ़ यू वांट टू बाय अ बाइक, तो हम क्या करते हैं, या हमको कार लेनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बजटिंग करते हैं कि मेरा बजट इतना है और मुझे कार परचेस करना है, तो आप वो कार उस बजट में परचेस करते हो। बट समझ लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास में, अभी आप बजट करोगे क्या? अभी तो आप चॉइस की बात करोगे ना, अभी तो आप बोलोगे मुझे वो चाहिए। मनी
मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली के साथ में कहीं वेकेशन पे जाना है आपको, हम अभी क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख अपना बजट है और इस बजट में कहीं तो भी एक अच्छे लोकेशन पे जाना है, फिर हम हमारे लोकेशन बजट वाइज सिलेक्ट करते हैं। यस, बट आप थोड़ा देखिए, आप 45 की एज में हो, आपकी फैमिली है, मदर फादर किड्स वाइफ, आप अभी प्लान कर रहे हो फैमिली के साथ में, बट आपके लिए आपकी फैमिली का इंजॉयमेंट या वो लग्जरी मैटर करती है, मनी मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके पास में बहुत है। तो अभी इस समय पे आप क्या, लोकेशन मैटर करेगा कि बजट मैटर करेगा? लोकेशन। तो वेल्थ क्रिएशन, मनी आपको वो फ्रीडम देता है, आपकी चॉइस वहां पे बड़ी हो जाती है। तो पैसा इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप उसको फ्रीली इंजॉय कर सकते हो लाइफ में। तो दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ मनी, थिंक ऑफ मनी, कि मनी आपको फ्रीडम देता है, मनी आपको आज़ादी देगा, मनी आपको टाइम देगा, हर चीज़ में आपको फ्रीडम मिलेगा, दैट इज द मनी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप अर्ली स्टेज में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अचीव होगा। रीज़न क्या है कि देखो, इन्वेस्टमेंट करते समय ना सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि मतलब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो कि इन्वेस्टमेंट वर्क बेटर विथ कंपाउंडिंग। तो व्हाट इज कंपाउंडिंग पता है? तो हमको तो सबसे पहले ना ये बेसिक सीखना है कि कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर ये नहीं पता ना तो फिर इन्वेस्टमेंट क्या आपके लाइफ में चेंज कर सकता है ना, ये कभी आप समझ ही नहीं पाओगे। और हम सब लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हम लोग इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट हम इंफॉर्मेटिव या फिर ऐसे वीडियोस नहीं देखते जिससे वाकई में हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस हो। हमको रील्स देखना पसंद है, जोक्स देखना पसंद है, सॉन्ग्स देखना पसंद है, बट हम इस तरीके से हमारा टाइम स्पेंड नहीं करते क्योंकि हमको कुछ इन्फॉर्मेटिव डेटा मिले। ठीक है, तो आपको फाइनेंस की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं, समझने हैं। आपकी लाइफ में आपके पास में एक प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास में फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं रहेगा तो बहुत कम चांसेस है कि आप फाइनेंशियली उस तरीके से ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, खुद से सीखोगे, सीखते रहोगे, सीखते सीखते टाइम निकल जाएगा, लाइफ निकल जाएगी। फिर यहाँ से 15 साल अगर आपने लॉस कर लिया, मतलब नहीं सीख पाए वो चीज़ें, अगर आप उतना देरी से सीख रहे हो, उतने डिले से सीख रहे हो, तो फिर आपका कंपाउंडिंग गया। कि कंपाउंडिंग में 1 ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ कैलकुलेशंस अगर होते तो मैं यहाँ दिखाता, बट अगर एक एग्जाम्पल ही मैं अगर बताऊँ आपको कि एक अगर एक स्कीम वाइज अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि एक निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जो 1995 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अर्ली, दिस इज द सब्जेक्ट, क्यों हमने अर्ली हमारे लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए एग्जांपल बता रहा हूँ। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस फंड में आपको SIP तो पता होगा ना, सुना होगा हर किसी ने SIP। ठीक है, सो SIP या लमसम या वन टाइम भी कोई इन्वेस्ट करता था। 1995 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता विथ 1 लाख रुपीज, सो आज 2025 मतलब लगभग 30 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं उसमें, तो दैट 1 लाख बिकेम अराउंड 4 CR, मोर देन 4 CR, 4.25 CR। ओके, वही पर्सन अगर वो लाइफ में 2 साल अगर देरी से कर देता, 1995 में इन्वेस्ट नहीं करता, वही 1 लाख रुपीज अगर वो 1997 में इन्वेस्ट करता तो उसका रिटर्न रह जाता 2.5 CR। तो उसने कितने रुपए का लॉस किया? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंपाउंडिंग को लूज किया 2 इयर्स का। सेम अगर हम SIP करते उसी स्कीम में तो दैट इज अराउंड 1000। अगर हम लोग SIP करते, 1000 इज वेरी मतलब लिटिल अमाउंट। अगर हम 1000 रुपए से भी अगर स्टार्ट करते तो आज आफ्टर 30 ईयर्स उसका वैल्यू लगभग वो होता 2.5 करोड़। बट अगर वो 2 इयर्स लेटर करते तो भी 1.75 करोड़ के अराउंड होता। तो 75 लाख रुपीज का लॉस किया आपने। इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ आपका? 24,000। 1000 पर मंथ मीन्स 12,000 एंड 2 ईयर्स 24,000। बट आपने लूज कितना किया? 50-75 लाख रुपीज। सो कंपाउंडिंग, व्हाट इज कंपाउंडिंग? ग्रोथ ऑन ग्रोथ।
जब आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, जब वो 1 लाख के 2 लाख होते हैं, और जब वहाँ से मार्केट बढ़ता है, तो अभी आपकी ग्रोथ 2 लाख पे होगी। और अभी अगर वो 4 CR अगर हो गया है 1995 से, और नेक्स्ट ईयर अगर स्टॉक मार्केट अगर बढ़ता है 10% से, तो उस पर्सन का 4 करोड़ पे 10% बढ़ेगा। आ रहा है थोड़ा क्लिक? तो 40 लाख रुपीज इन अ 1 ईयर। सो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपको अर्ली एज में करना है, क्योंकि क्या है, हमारे लाइफ लिमिटेड है, हम लोगों का वर्किंग जो एज है वो भी लिमिटेड है। हम 20-25 में स्टार्ट करेंगे, 60 तक हम लोग काम करेंगे, या अभी की जो यंग जनरेशन है वो तो जल्दी रिटायर्ड होने का सोचती है, या 40-45 50 तक लोगों को रिटायर्ड होना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि आपके पास में अर्निंग पीरियड बहुत लिमिटेड है। उसमें भी अगर ये चीज़ रियलाइज करने में अगर आपने टाइम कर दिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, जल्दी करना है, अगर ये आपने 5 साल भी लूज कर लिया, तो आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया खुद का। तो आपको कंपाउंडिंग समझना पड़ेगा, ग्रोथ ऑन ग्रोथ, इसको लूज नहीं कर सकते। तो आप जितने भी गूगल कर लीजिए, आप इंस्टाग्राम, जो भी एक्सपर्ट को सुनिए, वो एक ही बात बोलेगा हर कोई, कि स्टार्ट अर्ली। लाइफ में एक भी दिन का डेली नहीं करना है। आपका सैलरी आया, आपका SIP हो जाना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। मैं नेक्स्ट मंथ करता हूँ, नेक्स्ट ईयर करता हूँ, ये नहीं, क्योंकि ये करोगे तो आप अल्टीमेटली अपना खुद का लॉस करोगे। तो अर्ली फाइनेंस प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड चीज़ क्या है कि मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं बट कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पाते? रीज़न क्या है उसके पीछे? बेसिकली साइकोलॉजी, माइंडसेट। हमारे पास माइंडसेट ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का। हम लोगों को श्योर रिटर्न चाहिए, हमको गारंटेड रिटर्न चाहिए। हमारा ज़्यादा फोकस गारंटेड रिटर्न्स पे ही होता है। बट देखिए, आप रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा रिस्क लोगे तभी ज़्यादा मिलेगा। अगर रिस्क नहीं लोगे तो बैंक के 5-6%, 7% पे खुश रहना पड़ेगा। और हमारी पहली जो जनरेशन है, आप देखो, उन्होंने 35 ईयर्स 40 ईयर्स उन्होंने जॉब किया है, सर्विस की है, गवर्नमेंट जॉब की है, हर महीने उनको फिक्स सैलरी मिला है। बट आप उनका लाइफस्टाइल देखो। हम ये बोलते हैं बेसिकली कि मतलब मिडिल क्लास ही रहता है, बट मिडिल क्लास रहता क्यों है, ये सोचो। क्योंकि लाइफ में रिस्क ही नहीं लेता है, और जो रिस्क लेते हैं वो ऊपर जाते हैं, वो लोगों के लाइफ में पैसा बनता है। तो हमको सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे करना है कि आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हायर रिटर्न के लिए सोचना पड़ेगा, और हायर रिटर्न्स आपको आएंगे रिस्क लेने से। सेकंड चीज़, देखो, हमारी जो पहले की जनरेशन थी वो क्या करती थी, पैसा बैंक में रखते थे, PF में पैसा रखते थे, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते थे, तो वहाँ पे तो रिटर्न ही नहीं बन रहा था ना। तो आपके पास में पीरियड तो बहुत था, 30 साल 35 साल, PF में लोगों की सैलरी से PF डिडक्ट होता है, ठीक है। अब वो 8-9% से ग्रो हुआ है पैसा। बट एक साधारण पर्सन जो रिटायर्ड होता है आफ्टर 30-35 ईयर्स, उसको आफ्टर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना अमाउंट मिलता है? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। मतलब सारी जिंदगी उसने पैसा बचाया, सेव किया, बट क्या मिल रहा है उसको एक्चुअल में? 50-60 लाख रुपीज। और मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको कि 1,000 रुपये सिर्फ सेव किया लास्ट 30 ईयर्स से, और वैल्यू बना उसका अराउंड 3 करोड़। सो आप देखिए, आपको ना थोड़ा सा मतलब फिक्स रिटर्न के पीछे न जाते हुए आपको पोटेंशियल रिटर्न्स की तरफ जाना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से रिटर्न फ्यूचर में आते रहेंगे। तो अभी आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, फिर करते उसको आंसर। सर, वो एक बोलते हैं कि आपके टोटल सैलरी का 15% आप एटलीस्ट इन्वेस्ट कीजिए, या हर मंथ आपको करना चाहिए। तो अब मेरे तो 2 एक्सपीरियंसेस रहे उसमें। सैलरी पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हैं। Yes. 15% भी अगर मैं सोचूं 50,000 का, तो अराउंड 7500 होता है, 7,500 के आसपास। 15% पे लोगे तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि पहली चीज तो वो उतना करना चाहिए पर मंथ, क्योंकि कभी कभी हाई लो होता है। सेकेंड, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, SIP, स्टॉक्स, या सिर्फ SIP में रखना चाहिए।
ऐसा या करेक्ट, ग्रेट क्वेश्चन। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन रहा होगा। तो सबसे पहले ना कि हम एसआईपी या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपीज़ से। तो कोई भी छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी अपना पैसा स्टार्ट कर सकता है। अब ये 15% जो आपने बोला ना, वो हर एक के लिए अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है कि आपका इनकम कितना है, क्या है। अगर फॉर एग्जांपल 15,000 या 20,000 अगर किसी का सैलरी है तो 15 to 20% ही कैन थिंक, ओके। बट अगर किसी का 1 लाख अगर सैलरी है तो ही विल टॉक अबाउट 30-40%, क्योंकि हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हम जहाँ पे जिस सिटी में रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है सबका, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएशंस नहीं आते उसमें। तो पहली तो बात यह कि कुछ ना कुछ सेविंग करना ज़रूरी है, तो 15% भी चलेगा, ठीक है। बट 15% ये बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये। आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो हेल्दी मैं तब बोलूँगा जब आप 50-60% अगर सेव कर पाएँ, इन्वेस्ट कर पाएँ पर मंथ, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिनका ज़्यादा इनकम है उन्होंने, बट जिनका ठीक है, जिनका अभी स्टार्ट है लाइफ में, जिनका इनकम कम है, तो 15% इज़ ओके। यस। आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि डाइवर्सिफाइड। तो देखो, पहली तो बात क्या है ना कि 750 15% अकॉर्डिंगली 750 बहुत छोटा अमाउंट है, तो इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जा सकता है ज़्यादा। सो स्टॉक में भी, म्यूचुअल फंड में भी। बट एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, आपने दिया हुआ पैसा किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड में, आपको पता है? नहीं। यस, हाँ। इक्विटी, इक्विटी क्या है ना, इक्विटी एक कैटेगरी है। इक्विटी कैटेगरी है, डेट कैटेगरी है। तो डेट मतलब क्या होता है, जहां से इंटरेस्ट हमको रिसीव होता है। तो आप समझिए कि जब लोगों को लगता है ना मैंने पोस्ट ऑफिस में आरडी किया, मैंने बैंक में आरडी किया या एफडी किया, मैंने एलआईसी में पॉलिसी पे कुछ पॉलिसीज लिया है, मैंने बैंक पीएफ में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लोगों को क्या लगता है मैंने डाइवर्सिफिकेशन किया। बट आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया, आपका पैसा तो डेप्ट में ही गया पूरा का पूरा। कैटेगरी तो एक ही है ना, डेप्ट। वहाँ पे जाके जाम हो गया पैसा। हाँ, जाम होगा वो अलग चीज है। हाँ। बट आप क्या किया, आपने एक ही कैटेगरी में, अल्टीमेटली वो तो डेप्ट कैटेगरी है ना, तो आपका पैसा तो डेप्ट में गया। आपने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स व्हीकल चेंज किए, आपने थोड़ा बैंक किया, थोड़ा एलआईसी किया, तो आप पोस्ट ऑफिस किया, ठीक है। बट रिजल्ट एक ही आने वाला है रिटर्न के टर्म्स में अगर देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन करना है। व्हाट कैटेगरी डाइवर्सिफिकेशन? डेप्ट मतलब समझा दिया मैंने अभी आपको, बैंक, एफडीज वगैरह वगैरह जहाँ से फिक्स है। सेकंड कैटेगरी इक्विटी, जो स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है, जो यहाँ पे शेयर्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। तो एक सेकंड कैटेगरी हो गई इक्विटी। और थर्ड एक कैटेगरी कौन सा है? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। और एक फोर्थ कैटेगरी कौन सा आता है? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। तो ये 4 कैटेगरी है। तो आपका कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए, कुछ इक्विटी में होना चाहिए, और कुछ डेप्ट में होना चाहिए। अभी ये सारे ऑप्शंस आपको म्यूचुअल फंड में ही अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में गोल्ड फंड है, गोल्ड ईटीएफ है। म्यूचुअल फंड में रियल एस्टेट से रिलेटेड भी फंड है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी मार्केट भी है। म्यूचुअल फंड में डेप्ट फंड भी है। तो म्यूचुअल फंड पॉपुलर होने का रीजन ही है क्योंकि यहाँ आप एक ही जगह पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो रही है, ठीक है। और इक्विटी, जैसे मैं हमने बोला था कि इक्विटी होता है, तो इक्विटी बेसिकली क्या है? म्यूचुअल फंड किस तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट करता है कि जब मैं मार्केट से पैसे कलेक्ट करता हूँ एज अ म्यूचुअल फंड कंपनी, तो व्हाट इज एग्जैक्टली माय रोल? म्यूचुअल फंड कंपनी का रोल क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी इज अ असेट मैनेजमेंट कंपनी, वो असेट को मैनेज करने वाली है, ठीक है। अब ये असेट क्या है? आप लोगों का पैसा मेरे लिए असेट हो गया, मुझे क्या करना है? इसको मैनेज करना है। तो मैं क्या करूंगा? आपसे पैसे मैंने कलेक्ट किया, अब मैं मेरा नॉलेज यूज करूंगा, मेरी स्किल यूज करूंगा, मेरा सिस्टम यूज करूंगा, ठीक है। और मार्केट में जो इक्विटी में जो कंपनीज अवेलेबल है, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, इक्विटी में अभी स्टॉक मार्केट में 6,000, 7,000, 8,000 कंपनीज अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं सारों में तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी स्टडी करूंगा, ठीक है। और देखेंगे कि कौन सी कंपनियां किस तरीके से, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनके फंडामेंटल्स क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का वर्किंग कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं चेक करूंगा। उसके बाद में कुछ तो भी मैं 60, 70, 80 कंपनी सिलेक्ट करूंगा और आपका पैसा उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है किसी में 10% करूँ, किसी में 2% करूँ, किसी में 0.5% भी मैं इन्वेस्ट करूँ,
ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, आपने मुझे 100 रुपये दिए, 100 रुपये मैंने 70 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो डाइवर्सिफिकेशन तो ऐसे ही हो गया, जो आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए था, और डाइवर्सिफिकेशन तो ऐसे ही हो गया। तो इसके बावजूद मैं अगर अलग से स्टॉक परचेस करूंगा तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन। और ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों होता है? सेफ्टी, सेफ्टी के लिए। अगर मैंने एक ही कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर लिया और वो कंपनी नहीं चली, तो उसमें रिटर्न नहीं आया, तो मेरे इन्वेस्टर का पैसा रिस्क में चले जाएगा। ठीक है, और उसमें से अगर 2-5 कंपनी खराब भी कर लिया और बाकी कुछ कंपनी अच्छी कर रही है, तो क्या हो रहा है उसमें, वो कहीं तो भी एडजस्ट हो रहा है, कंपनसेट हो रहा है वो, अगर किसी कंपनी में भी लॉस भी हो गया तो दैट्स वाई डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल फंड में होता है। यही था कि जैसे आपने SIP बताया सर, अभी म्यूचुअल फंड्स बताया, तो ऐसे और कितने ऐसे टाइप से मतलब प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो SIP बेसिकली कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, मीन्स कंपनी के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हो, और SIP ये सिर्फ एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। फॉर एग्जांपल, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिनके पास में 100 स्कीम्स है, तो आप वो 100 स्कीम में आप SIP कर सकते हो। तो SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसका लॉन्ग फॉर्म है बेसिकली। सो इट्स ओनली वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, या तो लमसम, या तो मैं एक साथ पैसा दे रहा हूँ पूरा, मेरे पास 10 लाख रुपीज़ है, मैंने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया, या तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि मंथली मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो आई डिसाइड कि 5000 मुझे पर मंथ इन्वेस्ट करना है, तो मंथली इन्वेस्टमेंट होगा, दैट इज SIP। मेरा क्वेश्चन ऐसा था सर कि SIP म्यूचुअल फंड ये ठीक है, ये दोनों पता है मेरे को, इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट कौन से? तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट डायरेक्ट, या डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा इसमें क्रिप्टो वगैरह का कुछ आता है सर ऐसा? हाँ, अभी ये कैटेगरी पे चले गए अपन, ठीक है। अभी अपन कैटेगरी का डिस्कशन कर रहे थे ना, डेट कैटेगरी, इक्विटी कैटेगरी, तो ये क्रिप्टो एक अलग कैटेगरी होगी। तो ये सबसे बड़ी एक बात है कि क्रिप्टो में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एज पर अभी मैं एज अ एडवाइज़र ये बोलूँगा कि क्रिप्टो में हमको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता है। अगर क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें कुछ भी लॉसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और क्रिप्टो में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्रिप्टो में क्या हो रहा है पता नहीं है, और क्रिप्टो बहुत सारे स्कैम ऑलरेडी हो चुके हैं, और जितनी भी ऐप्स आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी इंडिया के बाहर की है। तो आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको अलॉटमेंट हुआ है नहीं हुआ है किसी को नहीं पता, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर भी होता है ना, आपने सुना होगा, वर्चुअल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह। आपने अमाउंट डाल दिया, आपको दिखा रहा है वो यूनिट्स उतना, बट एक्चुअल में आपको मिला है नहीं पता है, डोंट नो। क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो या शेयर खरीदते हो, तो हमारा गवर्नमेंट ने सिस्टम इस तरीके से बनाया, CDSL NSDL गवर्नमेंट के 2 ये है कि वहाँ पे आपके शेयर्स बाय होते हैं, वो वहाँ पे आपके शेयर्स रहते हैं, 10 साल के बाद में भी जाएंगे तो वहाँ वो लॉकर है, वहाँ पे आपका रहेगा। बट आपने क्रिप्टो खरीदने के बाद में आपको पता ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज इंडिया का नहीं बाहर का है। और कई प्लेटफॉर्म पे ऐसा हो गया है कि प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। अब प्लेटफॉर्म ही अगर बंद हो गया, आपको पता ही नहीं हो प्लेटफॉर्म कहाँ का है, किसको जाके बोलोगे? गवर्नमेंट को बोलोगे तो गवर्नमेंट तो बोलेंगे हमने पहले तो सामने आके बताया आपको कि मत करो। सो जब तक गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करती, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन है ऐसा कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, लाइक विदाउट गोइंग टू फाइनेंशियल एडवाइजर, हम लोग कुछ रिसर्च करेंगे गूगल पे, ChatGPT पे, एंड देन विल इन्वेस्ट इन दैट। तो आपका क्या टेक है इस पे? आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 वेज है। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी फंड में, उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे इन्होंने बोला ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, इसमें आप फ्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा, नथिंग। जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप रेगुलर ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब आप रेगुलर ऑप्शन में जाते हो, तो जो MFD रहेंगे आपके, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनका फीस उसमें लगे होता है, तो आपको रिटर्न में हमेशा 1% का डिफरेंस दिख सकता है डायरेक्ट फंड में और रेगुलर फंड में। और बहुत सी वेबसाइट्स या एडवर्टाइज में दिखाया भी जाता है आजकल सोशल मीडिया पे भी कि 1%
लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और ये ट्रू भी है। मतलब हाँ 1% का CAGR अगर आप देखोगे 25 ईयर्स में 30 ईयर्स में तो ये इम्पैक्ट करता है, बहुत बड़ी अमाउंट से इम्पैक्ट करता है। बट क्वेश्चन ये है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते क्या प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि MFD के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपने MFD के साथ में या RIA के साथ में, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जो आप बोल रहे हो ना कि 1% का जो गैप रिटर्न में आएगा, सो आपको रिटर्न कम मिलेगा, बट दैट इज़ नॉट अ कॉस्ट। वो कोई कॉस्ट नहीं है, आप किसी को पे नहीं कर रहे हो। वो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉपर एडवाइज़र के थ्रू जा रहे हो, एक सिस्टम के थ्रू जा रहे हो, तो आप बहुत सारी ऐसी गलती करने से बच जाओगे जो आप डायरेक्टली करोगे। उससे आपके रिटर्न ख़राब हो सकते हैं, आप गलत फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत बाद में पता चलेगी, जो आपका एडवाइज़र आपको बहुत पहले अवेयर कर देगा उस सब चीज़ों से। अगर आप गलती बचाओगे ना तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बचाओगे, तो आप ज़्यादा रिटर्न करोगे। तो अगर आपके पास में बहुत नॉलेज है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अवेयर हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग स्टडी प्रॉपर है, तो आप जा सकते हो। बट आपको अगर बेसिक क्लियर्स नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो फिर आपको MFD के साथ जाना ज़्यादा बेटर है। सो फाइनली मैं ये एडवाइस करूँगा कि बिल्कुल डिले मत करो, जहाँ से शुरुआत कर सकते हो वहाँ से शुरुआत करो, बट शुरुआत करो इन्वेस्टमेंट का। और SIP सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि एक मैं बात बता दूँ आपको कि आप सोचो, सबसे पहले थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में मैं बताता हूँ, इक्विटी के बारे में। मतलब मैं खुद थोड़ा इक्विटी को लेके एग्रेसिव हूँ। बेसिकली मुझे लगता है कि एवरी इंडिविजुअल पर्सन ने इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मैं बता देता हूँ कि क्यों करना चाहिए सबसे बेस्ट। तो बेसिकली क्या है ना कि आप देखो, हमारे तरफ में सबसे ज़्यादा धनवान कौन है, सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? जो सैलरी जॉब करते हैं वो, कि जो बिजनेस करते हैं वो? जो बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा धनवान है, ठीक है। तो ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा दिख रही है? बिजनेस में। बट अभी आप सब लोग सैलरी से जॉब पे हो, ठीक है। आपका टाइम यहाँ पे जा रहा है पूरा, आपने अपने एम्प्लॉयर को सारा टाइम अपना सीधा सीधा बेचा है, आपने अपना टाइम, उसकी सैलरी दे रहे हैं आपको। तो आप दूसरा कोई बिजनेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपके पास में क्या एक्सपीरियंस है दूसरा बिजनेस करने के लिए? नहीं है। टाइम है आपके पास? नहीं है। पैसा है आपके पास? बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए पैसा है आपके पास में? नहीं है। तो आप समझिए कि स्टॉक मार्केट गवर्नमेंट का हम साधारण लोगों को भी दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्योंकि आप अभी आप सोचो कि आप जाके मुकेश अंबानी जी को बोलो कि सर मेरे पास में ना 1 लाख रुपीज़ है, आपके बिजनेस में मुझको पार्टनर बना लो। आपको लगता है मुकेश अंबानी आपके 1 लाख रुपए लेकर आपको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे? या कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, आप बोलते हो कि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को मैं 1 लाख रुपए से पार्टनर बनना चाहता हूँ, कोई करेगा आपको? आप लोग मीडिया, मतलब आपका क्या जना ही है ना, तो आप मीडिया से रिलेटेड हो, आप बोलो जाके कि मैं जियो में पार्टनरशिप चाहिए, जी एंटरटेनमेंट में पार्टनरशिप चाहिए, कोई देगा आपको? अपने पास उतना कैपिटल नहीं है और वो खड़ा भी नहीं करेंगे। बट स्टॉक मार्केट ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप उस कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे। और शेयर का मीनिंग क्या होता है वैसा हिंदी मराठी में? शेयर्स मतलब क्या होता है? शेयर खरीदना, मतलब क्या खरीद रहे? दो चार इसका कंबाइन हिस्सा खरीद रहे। हिस्सा, भागीदार। आप क्या करते हो? शेयर खरीदते हो, मतलब हिस्सा खरीदते हो उस कंपनी में। अभी आप भी उस कंपनी का पार्ट बन रहे हो। और सबसे बड़ी बात देखो, आप जब शेयर खरीद रहे हो, आपने रिलायंस का शेयर परचेस किया, ठीक है, आप यहां पे काम कर रहे हो। काम कौन कर रहा है? अंबानी साहब। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए। काम आप यहाँ पे कर रहे हो, आप उस कंपनी के ओनर बन गए हो, ठीक है, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया जो है उसमें। बट काम कौन कर रहा है? मीटिंग्स कौन ले रहा है? स्ट्रेटेजी कौन डिसाइड कर रहा है? प्रोडक्ट पे वर्किंग कौन कर रहा है? वो सबसे बेस्ट आदमी, इंडिया का सबसे बेस्ट आदमी आपके पैसों के लिए काम कर रहा है यार, समझो। अब आप उसको नहीं देना चाहते पैसा, आप बोलते मैं FD में रखूंगा। जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, उस आज इंडिया में सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो ग्रो करने के लिए, और आप बोल रहे हो कि मैं खुद से मैनेज करूंगा।
तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो आप ग्रोथ कर सकते हो।